नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग इस पूरी वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को याद करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, स्नेल का नियम या प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम एक ही होता है और जो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको याद करिएगा कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से क्या होता है कि अपवर्तन किसे कहते हैं कि इस प्रकार से आपका माध्यम नंबर 1 है, ये आपका माध्यम नंबर 2 है और ये जो बीच में आपका होता है ये क्या आपका है, ये आपका दोस्तों होता है बीच वाला, इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है इस माध्यम से एक माध्यम से दूसरे वाले माध्यम में जाती है तो इस प्रकार से ये वाला आपका होता है आपतन कोण और ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि जो आपका आपतन कोण है मतलब इसकी ज्या होगी आपकी साइन आई और इसकी ज्या आपकी होगी साइन आर। तो सवाल कह रहा है, मतलब यहाँ प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि इनकी ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। जी आपका लिखा हुआ है 1n2 मतलब माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर, जहाँ पर आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण होता है। तो इस प्रकार से आपको इतनी बात को अच्छी तरीके से याद करना है और साथ में दोस्तों आपको ये नियम भी याद कर लेना है क्योंकि ये नियम आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको मिलेंगे यहाँ पर आगे, तो उनको भी आप लोग आगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे अब प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्रांतिक कोण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। या दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न दूसरी प्रकार से आ सकता है कि अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। या तीसरा प्रश्न आ सकता है अथवा करके कि क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है बताइए। तो किसी भी टाइप से आपका आ जाए तो आपको लिखना क्या है वो आप समझिएगा। क्रांतिक कोण अगर आ जाए तो आप क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। चाहे कि क्रांतिक कोण को समझाइए, चाहे कि क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं या परिभाषा दीजिए, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, क्रांतिक कोण होता क्या है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। दोस्तों सिंपल भाषा में समझेंगे यहाँ पर। देखिए, इस प्रकार से मैंने अभी आपको सिखाया था, ठीक है, कि आपका ये होता है अभिलंब। ये क्या होता है? ये आपका होता है अभिलंब, ये अभिलंब होता है, ठीक है। अगर आपने मान लिया कि ये वाला माध्यम आपका है सघन माध्यम, ये माध्यम आपका है विरल, ठीक है। माध्यम एक सघन है, माध्यम 2 विरल है और जब कोई प्रकाश किरण इस वाले माध्यम से एक माध्यम से दूसरे वाले माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल में तो अभिलंब से दौड़ती है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम इस वाले कोण आपतन कोण जो आपका है ये वाला, इसका मान इतना बढ़ाएंगे, इस वाले का मान इतना बढ़ाएंगे आपतन कोण आई का कि जो अपवर्तन कोण आपका है ना, ये वाला कोण, ये जो है ये मतलब प्रकाश किरण जाए और इस प्रकार से मुड़ जाए, यहाँ चली जाए कि ये वाला कोण 90 हो जाए, आर वाला। बात को समझिए क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो इस प्रकार से बने आपतन कोण को, इस वाले कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। तो आप लोग सवाल मतलब इस प्रश्न को समझ गए होंगे। फिर से देखिए क्या कह रहा हूँ मैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो इस प्रकार बने आपतन कोण क्रांतिक कोण कहते हैं। और चाहे तो आप ये यहाँ पर आपकी जो लिखी हुई है आप इसको याद कर लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए आगे लिखा है क्रांतिक कोण किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो भी देखेंगे। क्रांतिक कोण ताप के ऊपर निर्भर करता है। ताप, सघन तथा विरल माध्यम की प्रकृति कि माध्यम कैसा है और प्रकाश का रंग कैसा है। तो किस पर ताप पर, प्रकाश के रंग पर और सघन विरल माध्यम पर। और एक मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि n बराबर 1/sin c, ये आपका होता है फॉर्मूला।
और जब भी आपके लिए सवाल मान लीजिए आ जाए, ठीक है, मैं आपको एक सवाल आगे दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए किसी चीज़ के लिए, ठीक, किसी के लिए भी आपका कहा जाए क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण आपका 45 डिग्री है, तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप वही लगाएंगे फॉर्मूला 1/sin c, और कितना होगा, ये हो जाएगा cosec c, ठीक है। और cosec कितना होगा, cosec 45 डिग्री कितना होता है, √2 होता है ना, क्योंकि साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो इसका उल्टा होगा 1, मतलब √2 होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा। तो इस टाइप से आप लोग सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। ये सवाल आप देखिएगा कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको सचित्र इसका वर्णन कीजिए। तो बस हम लोग वर्ण विक्षेपण को समझेंगे, और ये आपके लिए 3 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपके एग्जाम में इनमें से किसी एक प्रकार से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको याद करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच के पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब भी सूर्य का प्रकाश जो है ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे आपका देखें, आप देखे होंगे इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो इंद्रधनुष भी बनता है क्यों, क्योंकि जब आप प्रिज्म, जब जो इंद्रधनुष क्यों बनता है कि जब ये पानी की बूंदें जो होती हैं प्रिज्म का काम करने लगती हैं, छोटी छोटी बूंदें, तो आपका वही बन जाता है इंद्रधनुष, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यदि हम एक पतले छिद्र से आते हुए श्वेत प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारें तो श्वेत प्रकाश के अपने अभिन्न रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और लाल का कम होता है। ये भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आता है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आप बताएंगे लाल। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे टावर होते हैं, टावर वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर लाल बल्ब लगाए जाते हैं कि उनका प्रकीर्णन कम हो, जिससे कि दूर से ही दिखाई दे सके, ठीक है। आगे देखिए, जब सूर्य का प्रकाश कोई किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में व्यक्त होती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के प्रकाश समूह को वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम माने अलग अलग रंग निकलते हैं, ठीक है। इस वर्णक्रम में विभिन्न रंगों के क्रम प्रिज्म के आधार की ओर से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, मतलब टोटल 7 रंग निकलते हैं जो आपके सामने बना हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कह रहा है इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म इन रंगों के प्रकाश को अलग अलग कर देता है, क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। अतः सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। वी विग्योर आपने नाम पढ़ा होगा, वी विग्योर VIB और G/OR इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, आपको ये भी समझना है। तो आप देखिए एमीटर क्या होता है, और लिखा है विद्युत परिपथ में एमीटर क्यों लगाया जाता है, इससे परिपथ में किस क्रम में जुड़ाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए वाला भी है और आपके अगला वाला भी है। एमीटर क्या होता है कि जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा को मापता है। तो आप याद करेगा, विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे संपूर्ण धारा बाधित, मतलब इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से आपका एक परिपथ है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए परिपथ एक लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए आपका एक परिपथ लगा हुआ है, और इसमें जो दोस्तों ठीक है ये है, तो इसमें आपका जो एमीटर होगा वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। एमीटर लगा हुआ है इस प्रकार से श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। और अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो लगता है समांतर क्रम में लगता है, और इसके द्वारा क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं और इसे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ठीक है। और भी दोस्तों कई वीडियो आपको मिलेंगी, आप लोग प्ले लिस्ट को निकालिएगा, वहाँ से आप देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर याद भी आपने कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।